नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जो कि रूस के कजान से है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स प्लस को संबोधित किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मंथन बरकरार है। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सरकार ने अनुपूरक बजट की तैयारी तेज कर दी है और अन्य विभागों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। चौथी और आखिरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। आखिर इन पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है? तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। एक बार जब समझौते हो जाते हैं तो उनका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। मध्य पूर्व पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे लिए एक समझने योग्य चिंता है। इस बात की व्यापक चिंता है कि संघर्ष इस क्षेत्र में और फैल जाएगा। समुद्री व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगे बढ़ने के मानवीय और भौतिक परिणाम वास्तव में गंभीर हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि कोई भी दृष्टिकोण निष्पक्ष और टिकाऊ होना चाहिए, जिससे टू स्टेट सॉल्यूशन हो। बीजेपी तो ब्रिक्स प्लस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स प्लस के देशों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जो युग है युद्ध का युग नहीं है। हर समस्या का समाधान कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए, वार्ता के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। समुद्री मार्गों से व्यापार जो है उस प्रभावित हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। युद्धों को बातचीत के द्वारा हल कर लेना चाहिए। तो आज आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संघर्षों और तनाव को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। एक बार जब समझौते हो जाते हैं तो उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए और आतंकवाद पर जीरो सहिष्णुता अपनाई जानी चाहिए, शून्य सहिष्णुता अपनाई जानी चाहिए। आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स प्लस देशों को संबोधित किया है और उन्होंने ये बातें बड़ी मार्के की हैं, लेकिन आज के युग में इसे सिर्फ आदर्श स्थापित किया जा सकता है। आदर्शवादी बातें मानी जा सकती हैं। व्यवहारिक दृष्टि से एस जयशंकर की ये बातें कितनी सही हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि केवल भारत ही ऐसा, जो दुनिया के आज शक्तिशाली देश हैं उसमें
उभरता हुआ जो भारत जो देश है, केवल भारत ही ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों पर टिका हुआ रहता है। और भारत से जो सिद्धांतों पर टिकने की और सिद्धांतों को मानने की पूरा विश्व उम्मीद रखता है। और निश्चित तौर पर यही वो सूत्र है जिस सूत्र के कारण जो है भारत की आज विश्व में अपनी अहम भूमिका है, विश्व की राजनीति में अहम भूमिका है। और पूरा विश्व जो है जो जिस तरीके से जगह जगह युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही हैं और विश्व युद्ध का खतरा भी पैदा आसन्न है, तो ऐसे में पूरी दुनिया भारत की ओर जो है निश्चित तौर पर इस उम्मीद की दृष्टि से देखती है कि भारत कहीं ना कहीं जो है वो पूरे विश्व की शांति के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग रह करके सारे देशों को कहीं ना कहीं एकजुट करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। जी, और जो बातें इस समय एस जयशंकर द्वारा कही गई हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये कोई गुरु ही कह सकता है अपने शिष्यों को, और ये एक आदर्श बातें हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। उन्होंने एक बात सही कही है, इसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होगा, जी आदित्य नारायण उपाध्याय जी, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जो है, प्रभावशाली देश अमेरिका, रसिया और अन्य बड़े बड़े देश जो है जहां तक अपने सिद्धांतों को खो चुके हैं और निहित व्यापारिक और आर्थिक स्वार्थ को लेकर के वो निश्चित तौर पर अपने सिद्धांतों को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ ऊपर चला जाता है। ये सब लोग देख रहे हैं जिस तरीके से विश्व में स्वार्थ का जो खुला खेल चल रहा है, उस खुले खेल के बीच में भारत की इस तरीके की भूमिका निश्चित तौर पर सराहनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छे विश्लेषण के लिए। रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की ओर। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरी कर लें, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये हैं बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। पीएम मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत के रहे। फिलहाल भाजपा के दक्षिण के दिग्गज नेताओं में प्रहलाद जोशी, एल मुरुगन, जी किशन रेड्डी, के अन्नामलाई, के ईश्वरप्पा, निर्मला सीतारमण शामिल हैं। हो सकता है कि पार्टी इन्हीं में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। तो आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो दिसंबर में नया अध्यक्ष आएगा बीजेपी का, वो दक्षिण भारत से होगा, इस अटकलों पर कितना विश्वास किया जाए? नमस्कार दिवेन जी। जी नमस्कार दिवेन जी, देखिए आप जानते हैं कि भाजपा जो है सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, तो ये अटकलें और कयास लगते रहेंगे, लेकिन जो अटकलें और कयास लगते हैं वो नाम कभी भी अध्यक्ष की तरफ नहीं दिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगर आप पीछे देखें तो भाजपा में जो भी नाम आ जाते हैं पब्लिक फोरम में, वो कभी भी उस जगह पे नहीं होते। दूसरे, भाजपा ने अपने संगठन के चुनाव शुरू कर दिए, इसलिए हमें लगता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट देखते हुए, झारखंड चुनाव का रिजल्ट देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है दिसंबर और जनवरी में हो जाएगा। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि दक्षिण से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि पहले देखिए कहा जा रहा था कि कोई महाराष्ट्र से अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो चुनाव भारत में एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय नेतृत्व करता है पार्टी का। पार्टी को जितनी जरूरत दक्षिण भारत में है उतनी उत्तर भारत में भी है इस समय। तो अभी मैं नामों पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमें लगता है इस साल के अंत तक हमें भाजपा का एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन अभी तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि एक चौंकाने वाले फेस सामने आते हैं। फिर भी अगर जो आकलन करना हम लोगों का काम है कि क्या अटकलों में कौन सी अटकलें सही साबित होंगी, तो क्या आपको लगता है कि अगर जो दक्षिण भारत से चुना जाए
अगर नया अध्यक्ष, तो इसके पीछे की रणनीति क्या होगी? बीजेपी को लाभ क्या होने वाला है अगर दक्षिण भारत से ही कोई चेहरा आए अध्यक्ष पद पर? तो देखिए, भाजपा 2014 से जैसा काम दक्षिण भारत पे कर रही है, क्योंकि भाजपा को ये मालूम है कि आगे की राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए। तो आप देखेंगे भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो काम करा, पहली बार आजादी के बाद इस देश में उड़ीसा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। केरला में भाजपा ने अपना खाता खोला, एक सांसद उन्हें मिला है। कर्नाटका में वो सरकार में आते जाते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है दोनों प्रमुख दलों के संग उनका गठबंधन है। और तमिलनाडु में भी इस बार चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा था। भले ही वो निर्णय जो है सीटों में तब्दील नहीं हो पाए, लेकिन 12 से 13% वोट उन्हें मिला था, जहाँ पे ये कहा जाता है उनका कोई भी जनाधार नहीं था। तो अगर आपके कयास सही है तो दक्षिण भारत के अध्यक्ष से भाजपा को अपने हाथ और दक्षिण भारत में पसारने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। पर जैसा आप देखते हो कि तमिलनाडु वगैरह से जो बयान सनातन के विरोध में आते हैं, उनका कारण ये है कि वहाँ पे भाजपा और संघ जो है प्रचंड रूप से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो म्युनिसिपल चुनावों में भी, क्योंकि भाजपा की अपनी स्ट्रैटेजी है कि भाजपा ग्राउंड से कैडर बना के चलती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। भाजपा नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, नगर पंचायत के चुनाव लड़ेगी और उससे कैडर बेस पार्टी जनरेट करती है और आगे की तरफ बढ़ती है। भाजपा को ये मालूम है कि उनकी जो भी सीटें या जो भी चुनाव में आगे उन्हें प्रोग्रेस मिलेगी, उसमें दक्षिण का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि वहां पे उनका नया कैडर डेवलप हो रहा है और उड़ीसा के निर्णय से वो बहुत उत्साहित है दक्षिण भारत में और आगे बढ़ने के लिए। जी, लेकिन इससे पहले भी 3 जो अध्यक्ष बीजेपी को मिले थे वो दक्षिण भारत से थे, तो इनके बनने से पहले बीजेपी की स्थिति क्या थी और इन तीनों अध्यक्षों के आने के बाद क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ था उधर, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ? अगर वहाँ प्रोग्रेस नहीं हुआ होता तो आप किसी प्रदेश में 2/3 बहुमत की सरकार 2-4 साल के टाइम फ्रेम में नहीं बना सकते। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो आपको लंबे समय तक करनी पड़ती है, कैडर डेवलप करना पड़ता है। भारत ने हैदराबाद का नगर निगम चुनाव बड़े अच्छे ढंग से लड़ा, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार में है, केरला में एक जगह फर्स्ट है, लेकिन काफी जगह भाजपा की इनरोड है। आज आप देखिए वायनाड में भी भाजपा अपना कैंडिडेट खड़ा करके तो प्रियंका गांधी के समक्ष लड़ रही है कि हमारा कैडर तो तभी डेवलप होगा। कर्नाटका में सरकार जाती आती रहती है और तमिलनाडु में भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से पैर जमाए हैं। आप देखिए तमिलनाडु का संगम जो है वाराणसी में तमिल संगम कराया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के रूप में है। ये खाली इसलिए नहीं है कि काम करना है, इसको रिजल्ट से तब्दील करना है, इसी बात की ये कोशिश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले अनुपूरक बजट प्रस्ताव के लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं और यह भी तय कर दिया है कि किस आधार पर अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव लाए जा सकेंगे। जिन विभागों की ओर से अनुपूरक बजट के प्रस्ताव दिए जाएंगे उन्हें यह बताना होगा कि 31 अक्टूबर तक उनके विभाग की ओर से बजट में किए गए प्रावधान के आधार पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है। सभी विभागों से 10 नवंबर तक अनुपूरक बजट प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि अनुपूरक बजट में नए वित्तीय मद के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकेंगे, जिसमें राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त डिमांड की जा रही है। फाइनेंस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वाहनों की खरीदी के लिए अनुपूरक बजट में कोई प्रस्ताव नहीं दिए जा सकेंगे। तो अनुपूरक बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र विधानसभा का जैसे ही शुरू होगा वहां पर अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। विभिन्न विभागों से ये अनुपूरक बजट के प्रस्ताव मांगे गए हैं। वाहनों की खरीद के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं लिए जाएंगे। विभिन्न विभागों से जो भी प्रस्ताव मांगे गए हैं उन विभागों को यह पहले बताना होगा कि जो बजट में धनराशि स्वीकृत की गई थी
उस धनराशि में कितना धनराशि आपने खर्च किया, ये ब्यौरा देना होगा। उसके बाद आपको आगे के खर्च के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है, ये प्रस्ताव में देना होगा। किन किन मदों में आप खर्च करना चाहते हैं और उसके लिए कितने कितने धन आपको चाहिए, ये 10 नवंबर तक देना होगा। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा और सरकारी कामकाज और खर्चे के लिए जो भी धन आवंटित किए जाएंगे उसमें उसकी मांग होगी और शीतकालीन सत्र में पास करके उन विभागों को उतने धन दिए जाएंगे। अनुपूरक बजट ऐसा बजट होता है कि अगर जो बजट में जो भी धनराशि आवंटित की जाती है उसमें अगर वो राशि खर्च हो गई और आगे के खर्च के लिए पैसे नहीं बचते तो उसके लिए विभाग अनुपूरक बजट लाता है प्रस्ताव लेकर के और सरकार उसे सदन में पेश करती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, अनुपूरक बजट आने वाला है, विभागों से मांग की गई है, जी क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, शीतकालीन सत्र पर एक जो अनुपूरक बजट सरकार लाने जा रही है उसकी तैयारियां आप वित्त विभाग ने शुरू कर दी। सभी विभागों से वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव मांगा है जिस पर कहा जा रहा है कि 10 नवंबर तक उसको देना होगा। उससे पहले बता दें कि 31 अक्टूबर तक जो भी विभागों ने खर्च किया है उस खर्च को बताना होगा कि किन किन मदों में उनको खर्च किया गया है, क्या क्या उनकी जरूरतें थी और किन जरूरतों को उनको पूरा किया गया है। बाकी जब अनुपूरक बजट जब आएगा तो उसमें खर्च के हिसाब से अगले खर्चों पे लेकर के हिसाब लगाया जाएगा। यानी अगर बजट में ज्यादा खर्चे की जरूरत है और आगे भी खर्च की जरूरत है तो उसको बजट को बढ़ाया जाएगा। अगर खर्च विभाग द्वारा खर्च नहीं कर पाए होंगे तो उस विभाग में कमी भी की जाएगी। तो ऐसा नियम भी रहता है कि जो भी वित्त विभाग बजट लेकर आता है उसमें कहीं न कहीं इस तरह के प्रावधान रहते हैं कि खर्चों को लेकर के ही प्रस्ताव आगे के तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, फ्लैगशिप योजना के अलावा, यानी फ्लैगशिप योजना जो बहुत जरूरी योजनाएं होती हैं जो क्रियान्वयन के लिए जो रहती है, जैसे शिशु कमाओ योजना हो गया, लाडी बहना योजना हो गया, इनको छोड़ करके बाकी जितनी योजनाएं हैं वित्त विभाग ने फिलहाल उन पर रोक लगा दी है। अगर कोई भी एक निश्चित बजट है उसके ऊपर अगर कोई विभाग बजट खर्च करता है तो उस विभाग को वित्त विभाग की फिलहाल अनुमति लेनी होगी। तो सब ये नियम अभी से ही लागू है और वित्त विभाग के लिए इसके लिए नोटिफिकेशन भी मेरे ख्याल से जारी हो गया है। और आगे भी जब बजट सत्र अनुपूरक बजट आएगा तो अनुपूरक बजट में विभागों से जानकारी मांगी जाएगी। अगर जैसे वाहन खरीदी, अन्य जो प्रपोजल होंगे या फंड को मर्ज करने होगा, एक फंड को दूसरे फंड में मर्ज करना होगा, मतलब एक विभाग की योजना और सेम विभाग की योजना दूसरे में, तो उसको भी मर्ज करने की अगर बात होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो कुछ ना करके जो वित्त विभाग ने उसने तैयारी कर ली है कि जो शीतकालीन सत्र आएगा उस। एक बात और सामने आई है कि वित्त मंत्रालय ने विभागों से ये बातें कही हैं कि वाहन खरीदी के लिए कोई प्रस्ताव ना लाया जाए, ऐसा क्यों? देखिए, वाहन खरीदी के लिए प्रस्ताव न लाने की बात इसलिए हो रही है कि वाहन खरीदी ऑलरेडी प्रस्ताव हो गया और वाहन खरीदना एक एक्स्ट्रा खर्चा सरकार अब नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखा गया है कि जो सभी मंत्री थे उनको सभी को वाहन खरीदने के लिए अनुमति दे दी गई थी। और इसके साथ साथ ही पुलिस विभाग की बात करें, अन्य विभागों की बात करें जहां पर वाहन अधिकारियों को दिए जाते हैं या अन्य कार्यों के सरकारी शासकीय कार्यों के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो उनको छोड़ दिया जाए। इसमें भी उन लोगों को अब वाहन के लिए नए प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं किया गया, क्योंकि पहले से ही वाहन खरीदी के प्रस्ताव पर जितने भी वाहन की जरूरत थी उस पर मुहर लग चुकी है या दे दिया जा चुका है। शीतकालीन सत्र में एक्स्ट्रा खर्चा न देने की बात कही जा रही है, जो कि देखिए हर बार सरकार को कहीं न कहीं कर्ज के रूप में लेना पड़ रहा है और 5,000 जी। तो चलिए, सत्यम शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सत्यम शर्मा जी ने ये आपको पूरी तरह से बताया कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को ये सूचना दे दी है कि आप अपने अपने प्रस्ताव जो हैं अनुपूरक बजट के लिए
10 नवंबर तक लाएं, लेकिन वाहनों की खरीद के प्रस्ताव ना लाएं। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े मामले थम नहीं रहे। अब 85 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें एयर इंडिया के 20 विमान शामिल हैं। जिन विमानों को धमकी मिली है उनमें 20 इंडिको, 20 विस्तारा और 25 आकाशा की उड़ानें शामिल हैं। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने पिछले 8 दिनों में 90 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी के संबंध में 8 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। जिन उड़ानों को धमकी मिली है उनमें आकाशा, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा की सेवाएं शामिल हैं। ये उड़ानें दिल्ली से विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए संचालित होती हैं। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में जांच की जा रही है। इस खबर पर गूढ़ जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, विमानों को उड़ाने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं और इससे यात्रियों को परेशानी भी हो रही है, साथ ही साथ विमानन कंपनियों को घाटे भी हो रहे हैं। धमकियों के बाद आखिर सरकार की कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है? लगातार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, मुझे जो लगता है ये एक प्रकार से भारत की प्रगति रोकने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र कोई एक दिशा में नहीं है, ये 4-5 दिशा में है। आप अगर देखेंगे तो इसी महीने केवल और केवल 15 दिन में 15 दिनों में जो धमकियां मिली हैं वो लगभग 200 के आसपास धमकियां मिली हैं। जैसे आज ही 80, 85, 65 धमकियां आज मिली हैं। एक दिन 34 धमकियां मिली थी। तो लगातार कितनी फ्लाइटें अपनी स्थगित हुई हैं, आप पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आप भारत का इतिहास रहा है स्वतंत्रता के बाद का, जब भी भारत में कोई प्रगति की होगी उसी समय इस तरीके से समाज में डिस्टर्ब करना, आतंकवाद फैलाना और उसके बाद सब भय का वातावरण बनाना। अब इन 3 महीनों में अगर ये तो मैंने 15 दिन का बताया विमान की धमकियों का, अगर इन 3 महीने में आप पूरे भारत को देखेंगे तो कहीं रेल की पटरी पर डेटोनेटर मिले हैं, कहीं गैस सिलेंडर मिली है, कहीं रेत पड़ी हुई है, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं कुछ प्लेट देंगे। तो ये करीब कितनी रेल दुर्घटना करने की प्रयत्न हुए और कितनी दुर्घटनाएं बच गई हैं। तो फिर ठीक उसी प्रकार हिंदू त्योहारों पर लगातार पूरे देश भर में कांवड़ यात्रा पर हमले हुए, गणेश जी पर हुए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक तनाव पैदा करना, भय का वातावरण बनाना, फ्लाइटें रुकेंगी, ट्रेन का ड्रिलमेंट होगा तो भय का वातावरण बनेगा, तो प्रगति को रोकना। तो जिस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं और भारत 3री अर्थव्यवस्था के बाद हम और 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद हम 3री अर्थव्यवस्था बनने के प्रयत्न है, ऐसी स्थिति में देश के अंदर डिस्टर्ब पैदा करना ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसको पूरे देश भर को इकट्ठा होकर के इनका सामना करना पड़ेगा। जी, ये आखिर धमकियों के सूत्रधार की तरफ आखिर हमारी जांच एजेंसियां क्यों नहीं अब तक बढ़ पाई हैं? हेलो जी रमेश शर्मा जी, हमारा सवाल ये है कि ये जो धमकियां मिल रही हैं, इन धमकियों के सूत्रधार की ओर अभी हमारी जांच एजेंसियां कितनी बढ़ पाई हैं या नहीं बढ़ पाई हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि धमकियों की तरफ हमारी जांच बिल्कुल नहीं बढ़ रही। उसका कारण है कि ये जो धमकियां आ रही हैं ये ना कहीं ना इंटरनेशनल एक ऐसे नेटवर्क से वो लोग धमकियां देते हैं जो हमारा जो साइबर सिस्टम है वो उनको पकड़ नहीं पा रहा। तो जब तक हम धमकियों के वो जो केंद्र है जहाँ से ये चलती हैं उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक इनकी रुकावट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इस पर जो जांच चल रही है, ये तो केवल जांच अब चल रही है तो वो चली रही है। तो कुल मिलाकर के इस टेक्नोलॉजी में उस जिस पॉइंट से ये रवाना हुई हैं वो पॉइंट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और अभी कहीं मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, हालांकि सोशल मीडिया पर कई खबरें ऐसी भी होती हैं, तो किसी ने कहा था ये कनाडा और अमेरिका से हो सकता है, क्योंकि इस समय जब से कनाडा से हमारा तनाव चला है कि
क्योंकि सोशल मीडिया की खबरों पर मैं बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि जब से कनाडा से तनाव चला है तब से ये जो नेटवर्क की धमकियां हैं, ये धमकियों का सिलसिला बढ़ा है। या भी इत्तेफाक भी हो सकता है, इसका कुछ सूत्र भी हो सकता है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, शासन को भी और समाज को भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार विमानों को धमकियां मिल रही हैं, बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे हमारी विमानन सेवा जो है वो प्रभावित हो रही है। आखिर इस पर कितना जांच बढ़ा है और जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, कौन दे रहा है धमकियां, ये पता हमारे इंटेलिजेंस विभाग जो है डिपार्टमेंट वो क्यों नहीं लगा पा रहा है, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।